Hello everyone. So in this video, we are going to discuss chapter number 4 of geography, that is physical geography of 11th class. And the name of the chapter is distribution of ocean and continents. Okay, so let's see. पहले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का सारा जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, लेयरिंग जो होती है, उसको हमने पढ़ा, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अर्थ सरफेस का केवल 29% है, जबकि रेस्ट ऑफ द पोर्शन ओशियन वाटर है, ठीक है। The position of the continent and the ocean bodies as we see them in the map, ठीक है, they have not been same this far. Moreover, देखो जिस स्टार्टिंग में अगर जो भी करंटली हमारा जो मैप है ना अर्थ का, स्टार्टिंग में वैसा नहीं था, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं ना जो बेकार है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रेफरेंस दिया हुआ है किसी चीज का, ठीक, उनका कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट करने में कंटेंट, ठीक है, अगर मैं ऐसे पढ़ा भी दूं आपको सॉर्ट आउट करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया होगा। दैट्स वाई इट इज मोर बेनिफिशियल टू रीड दिस एनसीईआरटी line by line, okay, so that you didn't develop any doubt. Actually in itself this book is very thin, okay. I think maximum 120 pages will have this book, okay. But so if I will cover this in a fast manner, just covering only important provisions, then it might be possible that you have developed a doubt that uh, we have not covered completely, okay. That's why I am reading it line by line, and it is one of the benefits also, that if you are going to read it line by line, uh, actually the competitive exam, basically UPSC, directly taking the statement from this book only, okay. I will give the reference of the question which is asked by taking line from this book directly, okay. So let's move ahead. Moreover, it is now well accepted fact that ocean and the continent will now not continue to enjoy their present position in time to come, okay. जो हमारा अभी करंट टाइम पे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, ये बदलेगा। इफ दिस इज सो, द क्वेश्चन अराइज व्हाट वर देयर पोजीशन इन द पास्ट। अगर ऐसा है तो उनका पास्ट में पोजीशन क्या था, ये भी क्वेश्चन उठता है। व्हाई एंड हाउ डू दे चेंज देयर पोजीशन, क्यों और कैसे उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया। Even if it is true that the continents and ocean have changed and are changing their positions, you may wonder as to how scientists know this. Okay, कि मतलब अगर अगर ये सही भी है कि ओशियन और कॉन्टिनेंट अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट इसको कैसे जान गए, ये बड़ी बात है, इसको भी हम जानेंगे। हाउ हैव यू दे हाउ हैव दे डिटरमाइन देयर अर्लियर पोजीशन, कैसे वो उन्होंने इसकी अर्लियर पोजीशन को डिटरमाइन किया। अभी हम मैप में देखेंगे कि बेसिकली उन्होंने मैप बनाया है कि स्टार्टिंग में ऐसे था, फिर 200 मिलियन ईयर्स वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली सब मैप बनाया है, तो खुद में बहुत बड़ी बात है कि करंट में होकर और पास्ट को इतना एक्यूरेसी के साथ, अ, इतना प्रिसीजन के साथ प्रिडिक्ट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक साइंटिफिक अचीवमेंट है, ओके। यू विल फाइंड द आंसर ऑफ सम ऑफ दीज एंड रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ओके। तो सबसे पहले बात आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओके। ये एक थ्योरी है जिसे किसने दिया है, अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। शुरुआत में तो कई लोगों ने इसको बोला, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्शियल ही बात कही, लेकिन जो फाइनल इंटरप्रिटेशन दिया था वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये एक मेट्रोलॉजिस्ट, ओके, जर्मनी के। तो लेट्स सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन। जो अटलांटिक ओशियन का कोस्ट लाइन है ना, उसे हम अगर देखें, ठीक, आपके पास अगर मैप हो तो आप उसे खोल लीजिए, या अगर आपने सामने अपने मैप एक्सेट्रा लगा रखा हो तो उसमें एक बार ऑब्जर्व कीजिए। अटलांटिक ओशियन को देखिए, ठीक है। आपको सरप्राइज होगा कि इसकी जो कोस्ट लाइन है ना, वो दोनों साइड ओशियन के, यू विल सरप्राइज बाय सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियन, ठीक है। ओशियन के दोनों साइड में जब आप इसकी कोस्ट लाइन देखेंगे ना, तो आपको एक सिमेट्री से दिखेगी। नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरली सिमिलरिटी एंड कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिका, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी यही सोचा, और उन्होंने कहीं ना कहीं इससे अनुमान लगाया कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में दो अमेरिका रहे हों, ठीक, यूरोप यूरोप रहे हों एंड अफ्रीका रहे हों।
ओके, और बाद में ये सब मिलके एक बन गए हैं। Of this similarity and consider the possibility of to America, Europe and Africa to be once joined together। ठीक है, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, इसकी जो कोस्ट लाइन है आप अटलांटिक ओशियन की देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि एक टाइम ऐसा रहा होगा जब अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका आपस में ज्वाइंट थे। ठीक है, फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ द साइंस, इट वाज अब्राहम सेलियस सेलिसियस, ठीक है, a Dutch map maker who first proposed such a possibility as early as 1956। डच मैप मेकर थे ना अब्राहम करके, तो उन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज किया था कि पॉसिबिलिटी थी कि ये जो स्टार्टिंग में ज्वाइंट रहे हों। एंटोन एंटोनियो पेलेग्नी, ठीक है, इन्होंने भी मैप ड्रॉ किया जो कहीं ना कहीं शो करता था इन तीनों कॉन्टिनेंट को टुगेदर। ठीक, however it was Alfred Wegener, German metallurgist, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory। अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फ्रेड वेगनर ही थे जिन्होंने, एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, ये सबसे पहली बात याद रखनी है, जिन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्गूमेंट दिया कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट का। मतलब कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि एक समय ऐसा था जब कॉन्टिनेंट आपस में ज्वाइंट हुआ करते थे, लेकिन विद टाइम ये अलग हो गए, तो इसी को ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, स्लोली स्लोली। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने 1912 में दिया, ये ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1912। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इन्होंने जो ओशियन कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में बात करी थी। अकॉर्डिंग टू वेगनर, ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास मेगा ओशियन सराउंडिंग इट। एक टाइम ऐसा था ना कि जो जितने कॉन्टिनेंट थे ये आपस में जुड़ के एक मेगा कॉन्टिनेंट बनाते थे, और इसके सराउंडिंग में ओशियन था। जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसे पेंजिया बोलते थे, ठीक, और जो मेगा ओशियन था उसे पेंथालासा बोलते थे। पेंजिया एंड पेंथालासा, द कॉन्टिनेंटल पार्ट इज नोन एज पेंजिया एंड द ओशियानिक पार्ट इज नोन एज पेंथालासा। ही आर्ग्यूड दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 साल पहले इन्होंने क्या कहा कि 200 साल पहले, मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर्स एगो, सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो, पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो स्प्लिट होने लगा, दो भाग में टूटने लगा। ठीक है, पहले पेंजिया जो है वो टूट के दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, ठीक है, जिसे लॉरिसिया एंड गोंडवाना बोला गया। लॉरिसिया नदर्न साइड में था और गोंडवाना सदर्न साइड में था। ठीक, subsequently Laurasia and Gondwana continue to break into various smaller continents that exist today। जो अभी हम करंट का कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना, ये लारेशिया एंड गोंडवाना ही ब्रेक हुए हैं ना, उसके साथ उसी के बाद स्मॉल स्मॉल जो कॉन्टिनेंट है वो डेवलप हुए हैं। ए वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बहुत सारे जो एविडेंस है जो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट भी करते हैं। अब एविडेंस की बात करें तो जैसे मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिग्सा फिट। अगर आप साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन देखेंगे ना, उसके बाद अगर अफ्रीका की कोस्ट लाइन देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट लाइन देखेंगे और यूरोप की कोस्ट लाइन देखेंगे, तो अगर आप एक तरह से अनुमान करके इसको फिट करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि ये तो फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंट है वो कहीं ना कहीं जिग्सा फिट हो रहे हैं। मतलब एक अगर आप ऐसे इन्हीं में लाके ज्वाइंट कीजिए तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लगता है कि इन्हीं से टूट के गए हैं और ये फिट सा हो रहे हैं। ठीक है, शोर लाइन ऑफ अफ्रीका, या अफ्रीका हो गया साउथ अमेरिका आपस में फिट हो रहे हैं। ठीक है, काफी हद तक मैच करते हैं, अगर इनको फिट किया जाए तो इनकी कोस्ट लाइन आपस में मैच करती है, ये फिट हो सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट ए मैप प्रोड्यूस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ अटलांटिक मार्जिन वाज प्रेजेंटेड बाय बुलार्ड इन 1964। इंपॉर्टेंट नहीं है, इट प्रूव टू बी क्विट परफेक्ट, द मैच वाज ट्राइड एट 1000 फैथम लाइन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट शोर लाइन। अब पहला तो ये हो गया कि भाई जो कॉन्टिनेंट है वो कहीं ना कहीं आपस में फिट हो रहे हैं। दूसरा है कि सेम एज, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। अब मान लो कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में दोनों के कोस्ट लाइन के पास जब रॉक चेक करें और हमें ये पता चले कि दोनों रॉक रॉक जो है, अगर कार्बन डेटिंग वगैरह का मेथड का यूज करके अगर हम पता लगा लें कि इसकी एज क्या है, तो हमें एक चीज पता चलती है कि ये दोनों की जो एज है ना कहीं सेम टाइम पर ही रॉक बने हुए हैं। तो इससे ये भी पता लगाया जा सकता है ना कि पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम ये दोनों एक साथ जुड़े भी रहे हों। ठीक है,
द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप इन द रिसेंट पीरियड फैसिलिटेट correlating the rock from formation from different continents across the vast ocean। ठीक है, जो ओशियन है ना, इसके अगल बगल जो भी कॉन्टिनेंट है उनकी एज निकाली गई, ठीक है, रेडियो डेटिंग मेथड से, और पता चला कि ये जो रॉक है ना वो कहीं ना कहीं 200 मिलियन ईयर्स है, वो ब्राजील का कोस्ट हो गया, ठीक है, और वेस्टर्न अफ्रीका का जो कोस्ट है, जो यहाँ की रॉक है ना वो 2000 मिलियन ईयर से वो ओल्ड है, ठीक है। तो सेम टाइम पे ये रॉक बनी हुई थी। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हो सकता है एक टाइम पे ये कोस्ट लाइन आपस में जुड़ी रही है, ठीक है। वहीं अगर हम मरीन डिपॉजिट की बात करें कोस्ट लाइन पर, ठीक है, साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के, तो ये भी मरीन डिपॉजिट जो है ये भी जुरासिक एज की। इससे ये पता लगता है कि ओशियन जो है इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था इनके बीच में, ये कहीं ना कहीं ज्वाइंट थे। उसके बाद बात कर लें टेलिट डिपॉजिट, ठीक है। अब टेलिट क्या होता है? टेलिट एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे डेल्टा फॉर्मेशन होता है ना रिवर के थ्रू, वैसे ही टेलिट क्या है, इसे ग्लेशियर के थ्रू एक डेल्टा फॉर्मेशन होता है, उसे टेलिट बोलते हैं। इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर का डिपॉजिट है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड। जो गोंडवाना सिस्टम है ना इंडिया का, वहाँ पे जो सेडिमेंट है इसके काउंटर पार्ट 6 डिफरेंट लैंडमार्क पर मिले हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। मतलब जो गोंडवाना लैंड में ये जो टिलिट डिपॉजिट है ना, इसी के सेडिमेंट अलग अलग 6 डिफरेंट लैंडमार्क पे मिले हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। एट द बेस द सिस्टम हैज अ थिक टिलिट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन। Counterpart of this succession are found in Africa, Falkland Island, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया बिसाइड इंडिया, ठीक है। इंडिया के अलावा ये जो टिलिट मिले हैं ना वो अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी मिले। Overall, resemblance of the Gondwana type sediments clearly demonstrate that these landmarks had remarkably similar history। ठीक है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है ये लैंडमार्क की हो सकता है कि सिमिलर हिस्ट्री रही है। द ग्लेशियल टेलिट प्रोवाइड अनएम्बिगियस एविडेंस ऑफ पैलियो क्लाइमेट एंड आल्सो ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो ग्लेशियल के टेलिट डिपोजिट है ना वो कहीं ना कहीं एविडेंस देते हैं किसके, पेलियो क्लाइमेट के, मतलब जो बहुत पहले का क्लाइमेट था, बहुत ठंडा जो था, एंड उसके साथ साथ ड्रिफ्टिंग की, मतलब कॉन्टिनेंट स्लोली स्लोली डिफ्यूजिंग में। अब बात करते हैं प्लेसर डिपॉजिट की। प्लेसर डिपॉजिट क्या है? The occurrence of a rich placer deposit of gold in the Ghana coast and the absolute absence of those rocks in the region is amazing fact। प्लेसर डिपॉजिट, गोल्ड के जो प्लेसर डिपॉजिट है, मतलब गोल्ड के जो कहीं ना कहीं ओर्स है ना वो घाना कोस्ट पर डिपॉजिट है, ठीक। लेकिन जो रॉक है ना जिसमें ये गोल्ड पाया जाता है उस वो तो सोर्स ही नहीं यहाँ पे घाना में है, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो ब्राजील में है। तो इससे क्या पता लगता है कि हो सकता है कि ये जो दोनों रहे हों कॉन्टिनेंट वन, ये एक दूसरे से लगे रहे हों, ठीक। इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना आर derived फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू when two continents lay side by side। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करें, देखो कुछ एनिमल्स हैं जिनके फॉसिल्स मिले, ठीक है। अब मान लो कि कोई एनिमल्स है जो नदी में ट्रेवल, जो समुद्र में नहीं जा सकता, तैर नहीं सकता, लेकिन दोनों एनिमल्स के फॉसिल्स जो हैं दोनों साइड में मिले हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इतना बीच समुद्र कोई क्रॉस करके इधर से उधर तो जाएगा नहीं। तो हो सकता है कि ये जो दोनों कॉन्टिनेंट हैं एक टाइम पे ज्वाइंट रहे हैं। When identical species of plant and animals adapted to living on land are in fresh water are found either side of the marine barrier। ठीक है, कोई फ्रेश वाटर में रहने वाला जीव है जो दोनों कॉन्टिनेंट में पाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आ, आ, जो मरीन से सेपरेटेड हैं, मतलब समुद्र से अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं तो क्रॉस करके तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। The, observ- the observation that lemurs occur in India, Madagascar and Africa let some consider a contiguous landmass। लेमोरिया लिंकिंग दिस थ्री लैंडमार्क, ठीक है। लेमोरिया ऐसे ही लेमोर्स, लेमोर्स है ना एक एनिमल है, ठीक है। तो इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका तीनों जगह मिलता है, ठीक। ये मरीन वाटर में रह नहीं सकता, या क्रॉस करके जा नहीं सकता। इसका मतलब है कि हो सकता है कि तीनों एक टाइम पे ज्वाइंट रहें,
ठीक है, लेमुरिया लिंकिंग दीज थ्री लैंडमार्क। मेसोसॉरस, अब देखो मेसोसॉरस की बात करें, एक छोटा सा रेप्टाइल है ना, रेप्टाइल मतलब जो रेंग के लिए, अडेप्टेड टू सेलो ब्रेकिश वाटर, मतलब कहीं ना कहीं ये कम गहराई वाले सेलो, मतलब कम गहराई वाले खारे पानी में रहते हैं। द स्केल्टन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन टू लोकेलिटीज, इनके जो स्केल्टन मिले हैं ना, दो जगहों पे मिले हैं, एक सदर्न कैप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, दूसरा इरावेर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील, ठीक है, दो जगहों पे मिले। ये जो है 4800 किलोमीटर अपार्ट है, और उनके बीच में 4800 किलोमीटर दूर है, और उनके बीच में ओशियन है, ठीक। तो उससे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि जा तो सकते नहीं जब क्रॉस करके, इसका मतलब है कि एक टाइम ऐसा रहा होगा जब ये कॉन्टिनेंट जो है आपस में ज्वाइंट रहे होंगे। अब जो वेगनर ने फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग दी कि जो ये कॉन्टिनेंट है इन्होंने डिफ्ट कैसे किया, इसके पीछे इन्होंने कुछ फोर्स सुझाए। जैसे इन्होंने कहा टाइडल फोर्स, ठीक है, पोल फ्लिंग फोर्स, मतलब जो अर्थ घूम रही है इसी वजह से ये कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए, पोल की वजह से, मतलब ये जो फोर्स लगता है ना जब अर्थ घूमती है, इसी वजह से कॉन्टिनेंट धीरे धीरे सेपरेट हो गए। Wagner suggests that the moment responsible for the drifting of the continents was caused by जो drift हुआ, उसके पीछे कारण था पोल फ्लिंग फोर्सेज एंड टाइडल फोर्स। अब पोल फ्लिंग फोर्सेज एंड टाइडल फोर्स की बात करें ना, तो ये बहुत वीक फोर्स है, ठीक है, और इतना वीक फोर्सेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो अर्थ कॉन्टिनेंट को ही सेपरेट कर देगा, ठीक है। द पोलर फ्लिंग फोर्सेस लेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पोलर फ्लिंग फोर्सेस जब अर्थ रोटेट करती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, हम जानते हैं। इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे बल्ज है, इसको इक्वेटर पे थोड़ी सी बाहर क्यों निकली हुई है, क्योंकि रोटेट करती है, इसी वजह से ये पोल फ्लिंग फोर्सेस का ही रीजन है, इसी वजह से जो अर्थ जो है वो बल्ज है। दिस बल्ज इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये जो बाहर निकली हुई है रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से। दूसरा फोर्स जो वेगनर ने सजेस्ट किया, टाइडल फोर्स, ठीक है। टाइडल फोर्स कब होता है, अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन की वजह से, जिसकी वजह से टाइड्स डेवलप होती है ओशियन में, ठीक है। वेगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मिलियंस। वेगनर ने क्या कहा कि टाइडल फोर्स कब ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जब मिलियन ऑफ ईयर्स तक किसी कॉन्टिनेंट पे लगेंगे तो इनका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। ये भी रीजन था ड्रिफ्टिंग फोर्स के पीछे, ऐसा वेगनर का मानना है, ठीक है। हालांकि जो मोस्ट ऑफ दी स्कॉलर हैं ये कहते हैं कि ये दो फोर्सेस को कंसीडर करना कि इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट को डिफ्ट करा दिया, ये टोटली इनएडिक्वेट है, मतलब इसका ये बेसलेस है, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये फोर्सेस जो हैं वो कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करा सकें, ठीक है। अब देखो पोस्ट ड्रिफ्ट भी कुछ स्टडीज हुई, ठीक है, क्योंकि अब एक आदमी ने बताया कि हाँ ड्रिफ्ट हुई तो और भी लोग आएंगे वो अपने बात रखेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द for continental drift, most of the evidence was collected from the continental area in the form of distribution of flora and fauna at deposit, flora and fauna are deposit like tillage, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट, देखो जो एविडेंस इकट्ठा किए गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, वो कहाँ से इकट्ठा किए गए, ये तो कॉन्टिनेंटल एरिया से इकट्ठा किए गए ना, कि कौन कौन से फॉसिल्स कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं, टिलिट डिपॉजिट कौन सा कॉन्टिनेंट में है, अभी तक तो ओशियन में, और फ्लोरा फोना कौन कौन से उसके फॉसिल दोनों साइड में देखे गए, तो ये तो कॉन्टिनेंट को ही ऑब्जर्व किया गया ना, ओशियन में तो अभी हम गए ही नहीं। ए नंबर ऑफ डिस्कवरी ड्यूरिंग द पोस्ट वार पीरियड एडेड न्यू इन्फॉर्मेशन टू द जियोलॉजिकल लिटरेचर। पोस्ट जो वॉर, मतलब जो वर्ल्ड वार होने वाला ना 1939, जो सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद और भी इस पे स्टडीज शुरू हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोग ओशियन के फ्लोर से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। अभी तक जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी किस बेस पे थी, कॉन्टिनेंट के बेस पे थी, कि क्या फ्लोरा फौना मिल रहा है, ठीक है, क्या एनिमल्स मिल रहे हैं, फॉसिल्स क्या मिल रहे हैं, उस बेसिस पे थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब लोग ओशियन के फ्लोर को भी मैप करने लगे, मतलब ओशियन फ्लोर को भी चेक करने लगे, तो इसने कुछ स्टडी के लिए कुछ नए डायमेंशन अवेलेबल करवाए, ठीक, कि भैया पहले अर्थ और जो पहले कॉन्टिनेंट था वो अलग था कि नहीं था, इन सब बारे में जानकारी ये ज़्यादा बेटर दे पाया जो हमने ओशियन फ्लोर की मैपिंग की, ठीक है। अब आती है सेकंड थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है। आर्थर होम्स ने दिया था कन्वेंशनल करंट थ्योरी 1930 में। इन्होंने क्या कहा कि जो मेंटल पोर्शन है ना, उसमें एक कन्वेंशनल करंट चलता रहता है हमेशा, ठीक है। मेंटल पोर्शन देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये
मेंटल है मान लो, ठीक, ये कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट तक के ऐसे, ठीक है। इसके अंदर कन्वेक्शनल करंट चलता रहता है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लावा जो है ऐसे से मूव करता है ऐसे ऐसे। तो ये इसने क्या किया, जब इधर मूव हुआ तो ये कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर दिया, इधर मूव हुआ तो इसने कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स की। ओके, तो इन्होंने कहा 1930 डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शनल करंट ऑपरेटिंग मेंटल पोर्शन में कन्वेक्शनल करंट चलती रहती है, ठीक है। करंट जनरेट होती है क्यों, रोटेटिंग एलिमेंट कासिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्स। अब देखो, थर्मल डिफरेंसेस मान लो क्रिएट हुआ, ठीक है, कि हाँ एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, एक जगह का कम हुआ। हमें पता है कि जब हम वाटर गर्म करते हैं ना, तो नीचे के जो ठंडे, जो गर्म होकर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल नीचे चले जाते हैं गर्म होने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ये थर्मल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसी वजह से ऐसे कन्वेक्शनल करंट चलने लगा, ठीक है। जैसे वाटर जब गर्म करते हैं तो उसमें भी तो ऐसे ही चलता है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे भी कन्वेक्शनल करंट चलने लगा, ठीक। These current are generally due to radioactive element causing thermal differences in a mental। देखो, मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, ठीक है, वो उन्हीं की वजह से जो थर्मल डिफरेंस होता है वो क्रिएट होता है। होम्स ने यह भी आर्ग्यू किया कि केवल एक ही जगह पे नहीं, सारे मेंटल पोर्शन में ना, पूरे मेंटल पोर्शन में आ, ये जो कन्वेक्शनल करंट है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्सेस। ये जो अभी तक डाउट था ना कि भाई पोल फ्लिंग फोर्सेस या टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट के पीछे, तो इसने कहीं ना कहीं, और सभी स्कॉलर्स ने कहीं ना कहीं इसको इनएडिक्वेट बताया था कि नहीं ये फोर्सेस इनफ नहीं है। तो इस फोर्स वाला जो डिफरेंस था ना, जो फोर्स वाला नहीं मामला सेटल सेटल हो पाया था अल्फ्रेड वेगनर के थ्रू, इसी को इसने फुलफिल किया। जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इसने प्रूव किया कि जो ये मेंटल के अंदर कन्वेक्शनल करंट चल रहा है, इस वजह से कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए। यही फोर्स है जो कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का यही मतलब है। आर्थर होम्स ने 1930 में दिया। इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट इधर से उधर मूव करके गए हैं, वो उसके पीछे रीजन क्या है, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। अर्थ के इंटीरियर में कन्वेक्शनल करंट चलती रहती है, जिसने कहीं ना कहीं अर्थ के आउटर जो पोर्शन है उसको ड्रिफ्ट करा दिया है, ठीक है। अब आता है मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, ठीक। मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर से क्या चला, क्या पता चला, डिटेल्ड रिसर्च ऑफ द ओशियन कन्फिगरेशन रिवील दैट द ओशियन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट फ्लोर। देखो, जब इसको डिटेल में स्टडी किया गया ओशियन फ्लोर को, तो पता चला कि ओशियन फ्लोर ऐसा नहीं कि एकदम प्लेन है ऐसे सीधा सीधा, इसमें भी भाई बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पता चली। एक्सपेडिशन टू द मैप द ओशियन फ्लोर इन द पोस्ट वार पीरियड प्रोवाइड a डिटेल पिक्चर ऑफ द ओशियन रिलीफ, ठीक है। ओशियन के अंदर जो कुछ भी रिलीफ है ना, फीचर्स हैं कि कहीं माउंटेन है ओशियन के अंदर, कहीं डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चली। इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंज, इससे क्या पता चला कि भाई जो ओशियन है ना, इसके अंदर सबमर्ज माउंटेन जो है वो सबमर्ज बड़े बड़े माउंटेन है, ठीक है। डीप ट्रेंचेस हैं, और ये जो है ना, ये कॉन्टिनेंट मार्जिन के क्लोजर में है, पास में है, ठीक है। द मिड ओशियानिक रिज वर फाउंड टू द मोस्ट एक्टिव इन द टर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। मिड ओशियानिक रिज है ना, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक्टिव है किसमें, वॉल्केनिक इरप्शन को लेके। जो अर्थ के इंटीरियर, जो ओशियन का जो फ्लोर है ना, उसी फ्लोर में ना एक मिड ओशियानिक रिज नाम की एक रिज है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं दो ओशियन की फ्लोर जो है ना, ओशियन फ्लोर को बीच बीच से ऐसे सेपरेट करती है, रिज बनाती है, ठीक है। वहीं से लावा मैग्मा निकलता है बाहर। द मिड ओशियानिक रिज फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन टर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ से लावा मैग्मा निकलता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होता है मिड ओशियानिक रिज में। अभी हम देखेंगे उसका इमेज कौन सा मिड ओशियानिक रिज है। द डेटिंग ऑफ द रॉक फ्रॉम द ओशियानिक क्रस्ट। अब देखो, अब इस रिज के दोनों साइड जब हम रॉक का एज देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिलती है, पहली बात। और जैसे जैसे हम इस रिज से दूर हटते जाते हैं, ओशियन, ये जो रॉक है ना इसमें सरफेस पे, जैसे जैसे हम रिज से दूर हटते जाते हैं, वो ज्यादा ओल्ड होते जाते हैं रॉक। जितना ही रिज के हम पास जाते हैं, रॉक उतने ही यंग रहते हैं, जितना दूर जाते हैं उतने ही ओल्ड हो जाते हैं।
Rocks on either side of the crest of the oceanic ridge and having equidistant location from crest were found to be remarkable similarity both in terms of their constituents and their age. अब कि मान लो कि ये मिड ओशियानिक रीज है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे वॉल्केनो वॉल्केनो बहुत ज्यादा इरप्ट होते रहते हैं, ठीक है, बहुत अनस्टेबल होता है। अब देखा क्या गया कि जैसे जैसे हम यहाँ दूर हटते हैं, यहाँ के रॉक जो है ना, ये ज्यादा ओल्ड है कंपेयर टू यहाँ, ठीक है, वैसे ही यहाँ के रॉक जो है थोड़े ज्यादा ओल्ड है कंपेयर टू यहाँ के, ठीक। अगर मान लो इससे 30 किलोमीटर की दूरी पे जाके देखा जाए रॉक को, ठीक है, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे जाके रॉक को देखा जाए, तो इन दोनों का एज कहीं ना कहीं सेम है, और जिस मैटर से बने हैं उस वो मैटर भी सेम है। तो इससे क्या पता चलता है कि यही जो है रिज वाला जो पोर्शन है, यहीं से ये लावा मैग्मा निकलते निकलते, ठीक है, ये जो नया वाला निकला इसने इसको धक्का दिया, इधर होते गए, इधर होते गए, इधर होते गए, इधर होते गए, ठीक है। तो पता चला कि कहीं ना कहीं ओशियन के अंदर ही ये जो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन मार्जिन है ना, जहाँ से नए रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये ओशियन के अंदर ही हो रहा है, ओशियन फ्लोर से ही हो रहा है, ठीक है। तो अब तक हमें ये चीज पता चल गई, ठीक। तो ये था ओशियन मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, ठीक है। ओशियन फ्लोर की स्टडी करने के बाद हमें ये सारी चीजें पता चली। देखो ये सब बैकग्राउंड बन रहा है, ठीक है, जो भी बाद में थ्योरीज आएंगी उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन जब किया गया, ठीक है, देखा गया जब ओशियन फ्लोर को, तो क्या पता चला, देखो। In this section, we shall note few things related to the ocean floor configuration that help us in understanding of the distribution of the continent and the oceans. You will be studying in the, ठीक है, ocean floor next chapter number 13 में इसके बारे में, ocean के floor के बारे में ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ेंगे। The ocean floor may be segmented into three major divisions. ओशियन फ्लोर की बात करें तो इसे बेसिकली थ्री मेजर डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? पहला कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया डीप सी बेसिन, और तीसरा मिड ओशियानिक रिज, ठीक है। कौन कौन से? कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन एंड मिड ओशियानिक रिज, ओके। ये हो गया हमारा मिड ओशियानिक रिज, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये वाला होगा, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन के भी कई सारे ये हो गया डीप ओशियन, और ये हो गया रिज जहाँ से रॉक वगैरह इमर्ज हो रहे हैं। ये हो गया डीप ओशियन बेसिन, ये हो गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे स्लोप हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा में। अब देखते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करें अगर हम, तो दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है, किसके बीच में? कॉन्टिनेंट का जो सोर्स है, शोर है, एंड डीप सी बेसिन से, ठीक, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रांजिशन का काम करता है। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखो, कॉन्टिनेंटल सोर्स ये हो गया जो बाहर वाला हिस्सा है, कॉन्टिनेंट का ये सोर्स हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन बीच में आ जाता है, और फिर आता है डीप सी बेसिस, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ट्रांजिशन का भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देखो, दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इसमें होता है, ठीक है। अब देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला पोर्शन कौन सा है, एक सेकंड, ये हो गया, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन में पहला कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया इतना पोर्शन, ठीक है। फिर होता है, आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? कॉन्टिनेंटल राइस, कॉन्टिनेंटल राइस एंड डीप सी ट्रेंचेस, ठीक है। ट्रेंच, ट्रेंच होगा आपका ये, ट्रेंच यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, ये ट्रेंच होगा। तो ये था हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन का डिवीजन, ओके। कॉन्टिनेंटल मार्जिन को बेसिकली तीन पार्ट में अलग से डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, एंड कॉन्टिनेंटल राइस एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। ऑफ दिस डीप सी ट्रेंचेस are the area which are considered considerable interest in so far as the distribution of ocean and continent is concerned.
ऑफ दिस द डीप सी ट्रेंचेस आर द एरियाज व्हिच आर ऑफ द कंसिडरेबल इंटरेस्ट। जो डीप सी ट्रेंचेस की भी हमने बात की ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है इसे स्टडी करना। ठीक है, अगर हम ओशियन और कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो, ठीक है, इस इसमें ओशियन कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी हेल्पफुल रोल प्ले करता है कौन, ये ट्रेंचेस जो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है ओशियनिक जो ओशियानिक क्रस्ट है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके बीच में एक डिफरेंस का काम करता है। ओके, अब देखो अबीजल प्लेन भी होता है। दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियानिक रिज। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, हमने बात कर ली यहाँ तक। ठीक है, इसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया और डीप से ट्रेंचेस हो गए। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर एक आएगा प्लेन। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे अबीजल प्लेन। ये अबीजल प्लेन बेसिकली ये जो हो गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन और ये रिज के बीच में जो प्लेन है उसे ही अबीजल प्लेन बोलते हैं। ठीक, तो अबीजल प्लेन की बात करें, दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियानिक रिज। ठीक है, abyssal plains are the areas where the continental sediments that move beyond the margin get deposited। ठीक है, abyssal plain ही वो एरिया है जहां पर जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट होते हैं ना, मतलब जो रिवर उवर से बह के आते हैं, ओशियन में एंटर करते हैं, वो आके फाइनली ये अबिजल प्लेन में ही डिपॉजिट होते हैं। ठीक, जैसे कोई रिवर लेके आती है ना सेडिमेंट वगैरह, तो वो ओशियन में एंटर करती है, सेडिमेंट लाके ओशियन में डालती है। तो ये जो सेडिमेंट होते हैं ना, विद टाइम ये कहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं, तो इसी अबिजल प्लेन में ही डिपोजिट हो जाते हैं। अबिजल प्लेन्स आर द एरिया वेयर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन गेट डिपोजिट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं मिड ओशियानिक रिज, ये क्या होता है। अब देखो ये कहीं कहीं ना कहीं दिस फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद द ओशियन। ये कहीं ना कहीं एक चेन माउंटेन्स का ओशियन के अंदर। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू सबमर्ज अंडर द ओशन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है सरफेस ऑफ अर्थ पे। हालांकि ये ओशियन के अंदर, मतलब अगर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन की बात करें तो ये सरफेस में नहीं पाया जाता है, ये ओशियन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इट इज करेक्टराइज बाई सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, ए फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, ये अपने जो रिज है ना, उसमें बेसिकली क्या क्या होता है, क्रेस्ट होता है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू भी होता है एंड फ्लैंक जोन भी होता है। ठीक, द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज जोन ऑफ इंटेंस। अब देखो जो रिफ्ट सिस्टम होता है एट द क्रेस्ट, जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बहुत होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि मिड ओशियानिक रिज कहीं ना कहीं चेन ऑफ माउंटेन, एक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट्यू वगैरह, क्रेस्ट, फ्रैक्शनल प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन एक्सेट्रा सब पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे जो वॉल्केनिक इरप्शन भी है वो भी बहुत होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो की बात करें, देखो ये देखो, ये जो हम डॉट देख रहे हैं ना इसमें, ये देखो ये जो डॉट देख रहे हैं ना, ये वॉल्केनो है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो सारी डॉट है। ठीक, तो अब देखो ये जो वॉल्केनो दिख रहे हैं, ये प्लेट के मार्जिन पे तो दिख रहे हैं ना। ये देखो ये मिड ओशियानिक रिज है। ठीक है, जो अभी हमने बनाया था। अब देखो इसी मिड ओशियानिक रिज पे कितने वॉल्केनो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ जगह पे ब्लैक ब्लैक डॉट, ये इनका अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो अलग अलग दिख रहे हैं वॉल्केनो, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर भी दिख रहे हैं, इनका अलग कॉन्सेप्ट है। इसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, वॉल्केनो हॉट स्पॉट वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड वाली ये जो वॉल्केनो, जो व्हाइट व्हाइट या व्हाइट एंड ब्लैक में जो ये दिख रहे हैं ना डॉट डॉट करके, ये वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहीं से प्लेट जो है सेपरेट होती है, मिड ओशियानिक रिज है, यहीं पे वॉल्केनो का ज्यादा इरप्शन वगैरह होता है। ठीक है, यहीं से लावा मैग्मा निकलता है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो, अब देखो यहाँ पे प्लेट है ना, दोनों प्लेट इधर इधर, दोनों भले ही ओशियानिक प्लेट हैं लेकिन दोनों सेपरेट हो रही हैं, यहाँ से मटेरियल निकल रहा है। वैसे अगर हम कॉन्टिनेंट वाले इधर देखें, पेसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें, ठीक है, बहुत वॉल्केनो यहाँ पे रहते हैं, इमर्ज होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि
कॉन्टिनेंट का जो मार्जिन है, ओशियन जो मार्जिन है, उसी, देखो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन सेपरेट हो रहा है ना, ठीक, तो यहाँ पे भी जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो बहुत होता है। जहाँ पे भी दो प्लेट सेपरेट होंगी वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन बहुत होगा। जहाँ पर दो प्लेट कन्वर्ज होंगी, ठीक है, जहाँ पर डाइवर्ज होंगी वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जहाँ पे कन्वर्ज होंगी वहाँ माउंटेन बिल्डिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी तो वो अर्थक्वेक भी क्रिएट करेंगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो, Atlantic Ocean almost parallel to the coastline. You will notice that line of dots in the central part of the Atlantic Ocean almost parallel to the coastline. हमने देखा कि ये पैरेलल है कहीं ना कहीं, देखो कोस्ट लाइन के पैरेलल है। ये देखो कोस्ट लाइन के पैरेलल है, इधर भी देखेंगे जब आप ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं कोस्ट लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमने देखा ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, इट इज फर्दर एक्सटेंडेड इनटू द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन तक भी इसका इम्पैक्ट, ये देखिए आप इंडियन ओशियन कहाँ अपना, ये इंडियन ओशियन में भी इधर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। It's further extended into the Indian Ocean. It's bifurcated at little south of Indian subcontinent, with one branch moving into the East Africa and other meeting similar line from Myanmar to New Guinea. ठीक है, ये आप देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से, ठीक है। You will notice that this line of dots coincides with the mid-oceanic ridge. The shaded belt showing another area of concentration coincide with the alpine Himalayan system and the rim of Pacific Ocean. In general, the foci of the earthquake in the area of mid-oceanic ridge are at the shallow depth. ठीक है, जो ओशियन मिड ओशियानिक रिज के अंदर जो वॉल्केनो अर्थक्वेक जो इमर्ज होते हैं ना मिड ओशियानिक रिज में, वहां पे जो अर्थक्वेक का, हाँ, ओरिजिन पॉइंट होता है ना, मतलब फोकस जिसे हाइपोसेंटर बोले, वो काफी सेलो होता है, ठीक है। मतलब बहुत गहराई के अंदर उसका फोकस पॉइंट नहीं होता है, अर्थक्वेक जो आते हैं ओशियन के अंदर बहुत सेलो होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। एज वेल एज द रिम ऑफ पेसिफिक, द अर्थक्वेक आर डीप सीटेड। अब देखो अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे अर्थक्वेक के जो फोकस पॉइंट होते हैं बहुत डीप सीटेड होते हैं। द मैप ऑफ द वॉल्केनो आल्सो शो ए सिमिलर पैटर्न। द रिम ऑफ पेसिफिक इज आल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनो इन दिस एरिया। तो पेसिफिक अभी हमने देखा था ना, उसे रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो है, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, ठीक है, कि सी फ्लोर स्प्रेड कैसे हो रहा है, ठीक। अब देखो, as mentioned above, the post drip studies provide considerable information that was not available at the time of Wegener। ठीक है, वेगनर के टाइम पे हमने अर्थ जो ओशियन का फ्लोर है उसकी स्टडी नहीं की थी, उसकी मैपिंग नहीं की थी वेगनर के टाइम पे, तो इसलिए ज्यादा उनके पास जो सोर्सेज थे वो थोड़ा लिमिटेड थे, इसी वजह से उन्होंने कॉन्टिनेंट की स्टडी करके ही काम चलाई। लेकिन बाद में ये सारी चीजें स्टडी जब की गई, ठीक है, तब थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई जो साइंटिस्ट, particularly the mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rock from oceanic region revealed the, ठीक है, जो paleomagnetic मतलब जो paleomagnetic का मतलब ये हुआ ना कि ये जो ओशियन का फ्लोर था ना, यहाँ पे कुछ मटेरियल रहते हैं कन्वेक्शनल करंट के थ्रू, मतलब वो मटेरियल मूव करते हैं इधर से उधर, तो चार्ज का फ्लो होता है साथ में, तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है वहाँ मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। तो यही पैलियोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म जब मिड ओशियनिक रिज के दोनों साइड में जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक करेक्टर है ना, जो अगर एक निश्चित डिस्टेंस पे जाएं दोनों साइड में मिड ओशियानिक रिज के, तो जो मैग्नेटिक करेक्टर है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, ठीक है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह ट्रेवल करती है ना, उसी हिसाब से जो मैटर जो ये मेटल के पार्टिकल होते हैं ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो उन सबकी स्टडी करने के बाद भी पैलियोमैग्नेटिज्म वही बोलते हैं कि मैग्नेटिक जो ओरिएंटेशन है ना मटेरियल का, उसको भी स्टडी कर किया गया था, ठीक है, पोस्ट ड्रिफ्ट मतलब वेगनार वेगनार की बात, ठीक है। It was realized that all along the mid-oceanic ridge, volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area। ठीक है, ये ऐसा पाया गया कि मिड ओशियानिक रिज की बात करें तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत कॉमन है, और यही वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूज अमाउंट में लावा को ओशियन के सरफेस पे लाते हैं।
द रॉक इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियानिक रिज सो रिमार्केबल सिमिलरिटी। हमने बात पहले कर ली है कि अगर मिड ओशियानिक रिज के सिमिलर डिस्टेंस से दोनों साइड जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो रॉक प्रेजेंट रहेगा उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज, जैसे कि किस टाइम बने थे, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशियानिक रिज आर नॉर्मल पोलरिटी एंड द एंड आर द यंगेस्ट, ठीक है। जो रॉक क्लोजर है मिड ओशियानिक रिज के, वहाँ की पोलरिटी जो है नॉर्मल है, ठीक है, और वो यंगेस्ट है। द एज ऑफ रॉक इंक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, हमने बात कर ली थी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे मिड ओशियानिक रिज की क्रेस्ट से, वैसे वैसे रॉक की एज बढ़ती चली जाएगी। द ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर, ठीक है। ओशियन के क्रस्ट की अगर बात करें तो वो रॉक काफी यंगर है इन कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स, ठीक है। द एज ऑफ रॉक इन द ओशियनिक क्रस्ट इज नो वेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स अगो। अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो जो एज है ना रॉक की, वो 200 मिलियन साल से 200 मिलियन साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंटल पोर्शन की बात करें तो वहाँ यहाँ की रॉक जो है 3200 मिलियन पुरानी पुरानी है, ठीक है। अब देखो, द सेडिमेंट ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। जो सेडिमेंट्स हैं ओशियन के फ्लोर पे, वो कहीं ना कहीं बहुत थिन है, ठीक है। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशियन फ्लोर वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि अगर भाई ओशियन फ्लोर जो है अगर कॉन्टिनेंट के बराबर ही ओल्ड है, ठीक ठीक, तो क्या होना चाहिए, टू हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट फॉर पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। Scientists were expecting if the ocean floor were as old as continent to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration, ठीक है। तो अगर होता तो जो सेडिमेंट हमें जो मिले हैं ना, अगर ये कॉन्टिनेंट के जो अगर ओशियन फ्लोर कॉन्टिनेंट के सेम एज का होता, तो जो हमें सेडिमेंट मिले हैं ना ओशियन के फ्लोर से, वो वहां पे सेडिमेंट भी कहीं ना कहीं जब कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होता उस एज के मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। However, nowhere was the sediment column found to be older than, लेकिन जो सेडिमेंट्स मिले ना 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड से ज्यादा मिले ही नहीं, ठीक है। अब बताइए, कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो हैं वो 3000 मिलियन ईयर्स एगो प्लस के हैं, ठीक है। लेकिन जो ओशियन के फ्लोर है वो 200 मिलियन ईयर्स एगो से ज्यादा के हैं ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो ओशियन फ्लोर है वो न्यू है और कॉन्टिनेंटल जो एरिया है वो ओल्ड है। द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक। देखो, अगर ट्रेंचेस की बात करें, जो डीप ट्रेंचेस जो बनती थी ना, हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन को और ये जो एबिसल प्लेन था उसके बीच में डीप ट्रेंचेस बनती थी ना, तो डीप ट्रेंचेस जो यहाँ पे बनती थी वहां पे जो अर्थक्वेक था ना काफी डीप सीटेड था। लेकिन मिड ओशियानिक रिज की बात करें तो अर्थक्वेक का जो फोकस था बहुत ऊपर ही था, ज्यादा नीचे नहीं था, ठीक। दिस फैक्ट एंड द डिटेल एनालिसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियानिक रिज लेट लेट इसके बाद क्या हुआ, इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद हैरी हेस नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी हाइपोथेसिस दी, जिसे थ्री फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। यही से उत्पन्न होता है थ्री फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। हेस ने क्या आर्ग्यू किया, द कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ द ओशियनिक ओशियनिक रिज पे कंटिन्यूअस इरप्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से नया लावा जो है वो वहां से बाहर निकलता रहता है। और जो ओशियनिक क्रस्ट, मान लो कि जो पहले लावा निकला था उसको वो धीरे धीरे धक्का देते देते आगे बढ़ाता रहता है और नई जो लावा है वो निकलते रहते हैं। द ओशियन फ्लोर द स्प्रेड द ओशियन, इसी तरह से जो ओशियन फ्लोर है वो स्प्रेड होता रहता है। द ओशियन फ्लोर द स्प्रेड द यंगर एज ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ द वन ओशियन स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डज नॉट कॉज द सिंकिंग ऑफ द अदर, ठीक है। अब देखो, अब अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड करेगा ओशियन, ठीक है, तो स्प्रेड करने के लिए एरिया भी तो एक लिमिटेड ही है ना। इस वजह से तो अर्थ, मतलब और सारे जो रॉक जो है एरिया तो हमारे बराबर ही रह जा रहा है। ओशियन का फ्लोर जब स्प्रेड भी हो रहा है उसके बाद हमारा एरिया तो सेम सेम ही है। इसका मतलब ये है कि ये रॉक कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ हो रहे हैं, जो रॉक कॉन्टिनेंट से जाके टकराते हैं, ठीक है, फिर वो अंदर जाते हैं ट्रेंचेस के थ्रू, ठीक है, अभी हमने ट्रेंचेस की बात की थी, ट्रेंचेस के थ्रू अंदर जाते हैं, फिर वो अर्थ के इंटीरियर में जाके मेल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो बैलेंस है ना
कि ओशियन फ्लोर स्प्रेड भी हो रहा है, लेकिन इसका जो एरिया है वो सेम है। तो यही इसके पीछे रीजन है। मेड हिज थिंक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, ठीक, कंजम्पशन कैसे हो रहा है ओशियनिक क्रस्ट का, ठीक है। ही फर्दर मेंटेन दैट द ओशियन फ्लोर दैट गेट्स पुश्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एट द क्रस्ट सिंक डाउन एट द ओशियनिक ट्रेंचेस। देखो अभी हमने बात की थी ना ओशियनिक ट्रेंचेस, ओशियनिक ट्रेंचेस किसके बीच में, तो ये क्या बात हमने की थी, ये जो हमारा था, हाँ, एबिसल प्लेन और कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच ये ट्रेंचेस हैं, ठीक है। कि एबिसल प्लेन से इधर से जो ओशियन फ्लोर स्प्रेड होता है, ठीक है, वो आके अंदर जाता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन से टकरा के अंदर चला जाता है, और ऐसे ऐसे वो डिस्ट्रॉय होता रहता है, दोबारा लावा में कन्वर्ट होता रहता है, इसी वजह से एरिया लिमिटेड ही रहता है। ही फर्दर मेंटेन दैट द ओशियन फ्लोर दैट गेट पुश्ड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, हमने इसको देख लिया। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज बीन, देखो डिपिक्ट किया गया है इस फिगर में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हमें क्रोनोलॉजी याद रखनी है। सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद हैरी हेस जो थे, ठीक है, हैरी हेस जो थे, देखो आर्थर होम्स उसके बाद है जिन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी 1930 में, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की स्टडी करने के बाद हैरी होम्स के, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए हमारे हैरी हेस जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्रोनोलॉजी। आर्थर होम्स, देखो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर, आर्थर होम्स, हैरी हेस, ठीक है। तो ये थी क्रोनोलॉजी। अब आएगी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। इसको भी हम स्टडी करेंगे, ओके। तो अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो फर्स्ट लेट मी पुट माई टैब ऑन चार्जिंग मोड so that we can continue further. तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ है ना, अभी हमने देखे हैं ऊपर थ्योरी, कन्वेक्शन करंट हुआ, ठीक है, उस कहीं ना कहीं बेस डाला सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे कन्वेक्शनल करंट दिख रहा है ना, ये जो एरो करके बना हुआ है, कन्वेक्शनल करंट है, नीचे फ्लो कर रहा है, मेंटल में फ्लो कर रहा है। अब देखो एक दूसरे साइड में फ्लो कर रहा है, एक दूसरे साइड में फ्लो कर रहा है, तो ये बीच में फॉल्ट क्रिएट होगा, ठीक है। यहीं से लावा ओरिजिनेट होगा, लावा यहाँ से निकलेगा तो यहीं वॉल्केनो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे जो सी फ्लोर है ना, जैसे यहाँ से लावा निकलेगा तो नई रॉक बनाएगा। अब जो नेक्स्ट वाली लावा निकलेगा वो पुराने रॉक को आगे आगे डिस्प्लेस करता जाएगा दोनों डायरेक्शन में। देखिए इधर एरो बना है ना, फिर क्या होगा कि फिर इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर सबडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब सबडक्ट होगी तो यहाँ पे ट्रेंचेस बनेंगे। तो इसीलिए जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो तो रहा है, बट जो ये एक्स्ट्रा रॉक है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रेंचेस के अंदर जाती रहती है। इसी वजह से जो हमारा नेट एरिया रहता है ना, वो मेंटेन रहता है। अब जैसे जैसे ये तो ये जहाँ फॉल्ट बना हुआ है, ठीक है, फॉल्ट के पास की जो रॉक होगी वो न्यू होगी। जैसे जैसे इस फॉल्ट से दूर जाएंगे, ठीक है, रिज बोलेंगे इसे, फॉल्ट नहीं बोल सकते, रिज बोलेंगे लंबा। अगर हम मिड ओशियानिक रिज की बात करें, ठीक है, अटलांटिक रिज की बात करें, तो अब ये जैसे जैसे हम इस रिज से दूर जाएंगे, रॉक ओल्ड होती जाएगी, ठीक है। तो ये है, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है जहां से ये जो हमारा रिज है ना, ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि यहाँ से नए रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे है, ये जहाँ ये ट्रेंचेस के अंदर चली जा रही है ना, टकरा के ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, ये है डिस्ट्रक्टिव। ये डिस्ट्रक्टिव जो है ये कंस्ट्रक्टिव को मेंटेन बैलेंस हमेशा बनाए रखता है, ठीक है। तो ये था हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। हमने देख लिया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया, तो हैरी हेस ने दिया था 1961 में, ठीक। वहीं अगर हम कन्वेक्शनल करंट की बात करें तो आर्थर होम्स ने दिया था, आ, किस टाइम, तो आर्थर होम्स ने इसे दिया था 19 एक सेकंड, ये दिया था लगभग
1960 के ही आसपास है ये। आर्थर होम 1930 में दिया था, ठीक है। 1912 में उनकी अल्फ्रेड वेगनर की आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। आर्थर होम्स 1930 कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने कहीं ना कहीं एक बेस दिया किसको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। 1960 में इसको हैरी हेस ने लेके आया, ठीक है, 1961 में, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो सबसे रिसेंट है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, सॉरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। अब सबसे रिसेंट जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। अभी तक हमने प्लेट का मूवमेंट देखा, ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। अब आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखते हैं, ठीक है। सिंस द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हमने देख लिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट वाज रिवाइव्ड, ठीक है। जो ओशियन या कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन था ऑन द अर्थ, उसको जानने का इंटरेस्ट और रिवाइव हुआ कब से, जब से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहीं ना कहीं अ, खोज हुई, ठीक है। 1967 में क्या हुआ, मैकेंजे और पार्कर, मॉर्गन, तीन लोग थे, ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कलेक्ट किया जो आइडियाज पहले से थे, ठीक। और उन्हीं आइडियाज को, पहले वाले जो आइडियाज थे उनको मिलाकर एक नई थ्योरी बनाई जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन थे, मैकेंजी थे, पार्कर थे और मॉर्गन थे। 1967 प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। ए टेक्टोनिक प्लेट आल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट, हमने देखा है लिथोस्फेरिक प्लेट, क्रस्ट के ऊपर से लेके, सरफेस से लेके 200 किलोमीटर तक नीचे क्या था हमारा, लिथोस्फेयर, ठीक है। तो ए टेक्टोनिक प्लेट इज अ मासिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। प्लेट क्या है, बेसिकली स्लैब है सॉलिड रॉक का, ठीक है। इसको और अच्छे से समझना चाहें तो एक डायग्राम के थ्रू, ठीक, ऐसे, ठीक है। और तो ऐसे ये मतलब कुल मिला के ऐसे ऐसे स्लैब है, ठीक है। कुल मिला के ऐसे ये है, ऐसे स्लेब है, ठीक है। ये ही है प्लेट, ठीक है। एक प्लेट ये हो गया सॉलिड, ठीक है, सॉलिड रॉक। अब क्या होगा कि देखो, इरेगुलर शेप स्लेब, सॉलिड रॉक, और ये जो प्लेट है ना, टेक्टोनिक प्लेट है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल का हो, इसमें कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक लिथोस्फीयर दोनों इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉन्टिनेंट, एक जो टेक्टोनिक प्लेट होगी ये केवल कॉन्टिनेंट से ही मिलके बनी होगी, या केवल ओशियानिक क्रस्ट से ही सिंगली मिलके बनी होगी, इसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है। प्लेट मूव्स हॉरिजेंटली ओवर द एस्थोनिस्फीयर एज अ रिजिड यूनिट। हमने एस्थोनिस्फीयर भी देखा था कितना, जो अपर मेंटल पोर्शन था उसे एस्थेनोस्फीयर बोलते थे। 400 किलोमीटर तक इसका जो डेप्थ था उतने तक था, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी थी, 400 मीटर तक, ठीक। ये लिथोस्फीयर के नीचे अप टू 400 किलोमीटर। अब क्या होगा कि प्लेट जो है इसी एस्थेनोस्फीयर पे मूव करेगी, ठीक। ये हो गया हमारा एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप का है, सेमी सॉलिड टाइप का है, ठीक है, सेमी सॉलिड है। इसके ऊपर हो गया हमारा लिथोस्फेरिक जो टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। अब क्या होगा, इसी पे ये मूव करेगा, ऐसे कन्वेक्शन करंट फ्लो करेगी तो ये ऐसे इधर इधर मूव करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर एज अ रिजिड यूनिट, ठीक है। द लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल, ठीक है। हमने ये तो देखा, ये टॉप मेंटल जो पोर्शन है ना ये भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा पोर्शन लिथोस्फीयर में इंक्लूड होगा, क्रस्ट एंड टॉप मेंटल। अब हम जाहिर सी बात है, हम जानते हैं ना कि लिथोस्फीयर की जो डेप्थ होती है अप टू 200 किलोमीटर तक होती है। तो भाई जो क्रस्ट है वो तो मैक्सिमम 70 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा, तो वो टॉप मेंटल का ही पोर्शन आएगा ना, ठीक है। तो द लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल विद द थिकनेस रेंज वेरिंग बिटवीन 5 टू 100 किलोमीटर, 500 से 100 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होगी ओशियानिक पार्ट्स में, एंड 200 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल पार्ट्स में। ऑफ कोर्स मतलब ठीक है, क्योंकि जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो थोड़ी पतली होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा होता है। ओशियानिक क्रस्ट हमने कितना देखा था, तो ओशियानिक क्रस्ट हमने देखा था 30 या 10 किलोमीटर तक हमने देखा था, ठीक है। 30 टू 70 किलोमीटर तक ये जो था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता था, ठीक है। तो ये जो
टेक्टोनिक प्लेट होगी, इसकी थिकनेस कितनी होगी, मतलब स्टेनोस्फीयर जो होगा, ओ सॉरी, लिथोस्फीयर होगा 5 to 100 किलोमीटर ओशियानिक पार्ट्स में एंड 200 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल पार्ट्स में। ए प्लेट में ए प्लेट में बी रिफर्ड टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट। ठीक है, ये जो ओशियानिक पार्ट्स और ये कॉन्टिनेंटल पार्ट्स दोनों मिला के बना होगा ये जो एक स्लैब होगी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल पार्ट्स और ओशियानिक प्लेट दोनों से मिलके बनी होगी। ठीक, अब इसको बोलेंगे क्या, तो इसको वही बोलेंगे जिसका पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर जैसे देखो इसका एग्जांपल के लिए कि ये है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, ये है हमारी ओशियानिक प्लेट। ठीक है, ठीक, ओशियानिक प्लेट, इसकी थिकनेस जो होगी ओशियानिक वाली थोड़ी कम होगी, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा होता ही है। ठीक है, अब देखो जो पोर्शन है ना इसका कॉन्टिनेंट का ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखें कि मान लो ये है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, और ये है हमारा ओशियानिक प्लेट। ओशियानिक प्लेट ज्यादा है ना, इसीलिए इसको ओशियानिक प्लेट बोलेंगे। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियानिक प्लेट में आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब पेसिफिक प्लेट इज लार्जली एन ओशियानिक प्लेट। पेसिफिक प्लेट की बात करें तो ओशियानिक प्लेट्स होगा, क्योंकि हम जानते ही हैं समुद्र का कितना बड़ा हिस्सा पेसिफिक ओशियन के अंदर आता है। whereas the यूरेशियन प्लेट में भी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल प्लेट। यूरेशियन प्लेट की बात करें कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। जो ये प्लेट टेक्टोनिक कहती है, क्या करती है प्लेट टेक्टोनिक, कहती है कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है उसको 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। यंग फोल्ड माउंटेन रिज ट्रेंचेस अंडर फॉल्ट सराउंडिंग दिस मेजर प्लेट्स। ठीक है, इसी मेजर प्लेट्स के अगल बगल ही फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ठीक है, जहाँ पे फोल्ड माउंटेन कहाँ पे, जहाँ कन्वर्ज होगा, ठीक है, सेडिमेंट होगा थोड़ा सा तो ऊपर उठ जाएगा। ट्रेंचेस जहाँ पे एक ओशियानिक होगी एक कॉन्टिनेंटल होगा, एंड जो फॉल्ट होते हैं मतलब अगर वो ट्रांसफर होगी मतलब डाइवर्ज होगी तो वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इन्हीं जो मेजर प्लेट है ना, इन्हीं के आसपास ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं, तो अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियानिक प्लेट। ठीक है, देखो अंटार्कटिका कहाँ है, ये हो गया अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, मेजर प्लेट, सबसे पहला अंटार्कटिका प्लेट, मेजर प्लेट्स हो गया। ठीक है, पहला एक, दूसरा पैसिफिक प्लेट, दो हो गया, पहला दूसरा। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट तीन हो गया। ठीक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चार हो गया। ठीक, उसके बाद यूरेशियन प्लेट पांच हो गया। ठीक, पांच प्लेट हो गई। अब देखो देखते हैं अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियानिक प्लेट। ठीक है, अब अंटार्कटिका का मीनिंग है तो सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं होगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोर्शन, थोड़ा ओशियानिक प्लेट भी हो सकता है इसके अंदर, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, हमने देखा कि अंटार्कटिका प्लेट क्यों बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसका उस प्लेट का जो लिथोस्फेरिक पोर्शन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन विथ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर स्प्रेड फ्रॉम सदर्न अमेरिका प्लेट अलॉन्ग द कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आप देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, वेस्टर्न अमेरिका, ये अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बड़े बड़े में दिख रहा है। ठीक है, वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, ये जो वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर है ना, ये हो गया। ठीक, और ये साउथ अफ्रीका से सेपरेट होता है तो कैरिबियन प्लेट। ठीक है, इसको भी देखिए, ये हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर ये सराउंडिंग का ओशियन वाला भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। ये साउथ अमेरिका प्लेट से कैरेबियन प्लेट के थ्रू सेपरेट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया विद वेस्टर्न अटलांटिक शोर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तो कैरेबियन प्लेट। देखो अब दूसरा सेम सेम वैसे ही है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट। देखो साउथ अमेरिका का पूरा पोर्शन हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर, साउथ अमेरिका का पूरा पोर्शन हो गया। ठीक है, साथ में वेस्टर्न पैसिफिक का कुछ पोर्शन हो गया।
ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट किया जाता है कैरेबियन प्लेट के थ्रू, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद क्या आता है, पैसिफिक प्लेट आता है। ठीक, अब पैसिफिक प्लेट कौन सा है, तो पैसिफिक प्लेट ये है समूचा समूचा। ठीक है, ये हो गया पैसिफिक प्लेट। ठीक है, ये हो गया पैसिफिक प्लेट जो बड़ा वाला। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये कहाँ पे है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, मेजर प्लेट के अंदर, ठीक है, आता है। ठीक, ये हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक, अब जो हमारा बचा है वो है अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट। अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, ये सॉरी ये अफ्रीकन का मेन कॉन्टिनेंट हो गया, इसलिए अफ्रीकन प्लेट हो गया, प्लस ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन। ये कौन सा ओशियन है, ये टाइप का, तो अटलांटिक ओशियन है, तो इसका भी कुछ पोर्शन। ठीक है, ये हो गया एक मेजर प्लेट। अब लास्ट जो मेजर प्लेट बची है वो यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये हो गया यूरेशिया और ये हो गया एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये हो गई कुछ हमारी जो 7 टाइप की मेजर प्लेट। अब कुछ माइनर प्लेट की बात कर लें। फोकस प्लेट, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा कैरिबियन प्लेट के बगल में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के एकदम साउथ में। ठीक, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मैक्सिको के आसपास। ठीक है, मैक्सिको, ये जो ग्वाटेमाला है, निकारागुआ है, ठीक है, इन सारे जो ये छोटे छोटे कंट्री है ना, कैरिबियन जो कंट्री हैं इनके वेस्ट में, ठीक है, जस्ट सटा हुआ। तो ये हो गया कोकोआ प्लेट। ठीक है, कोकोस प्लेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है नजाका प्लेट। ठीक, तो सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में कोकस प्लेट, नजाका प्लेट, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। नजाका प्लेट देखते हैं, तो ये हो गया नजाका प्लेट। नजाका प्लेट ये हो गया, साउथ अमेरिका ये हो गया, ये पैसिफिक प्लेट हो गया, इसके दोनों के बीच में नजाका प्लेट, माइनर प्लेट। ठीक है, अब जो है हमारा अरेबियन प्लेट देखते हैं, सऊदी अरेबियन लैंडमार्क के आसपास। ठीक है, अरेबियन प्लेट मतलब सऊदी अरेबियन लैंडमार्क के आसपास। तो ये हो गया हमारा अरेबियन प्लेट हो गया। ठीक है, सऊदी अरबिया का पूरा पोर्शन जो है, ठीक है, वहां पे आता है, ये भी माइनर प्लेट है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। फिलीपींस प्लेट, देखो फिलीपींस प्लेट, ये एशियाटिक प्लेट हो गया, ठीक है, एंड ये पैसिफिक प्लेट है, तो इन दोनों के बीच में फिलीपींस प्लेट, ये भी माइनर प्लेट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कैरोलिन प्लेट, बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट। कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, ये हो गया, ये हो गया अपना इंडियन प्लेट, ठीक है, इधर वाला, एंड इधर हो गया फिलीपींस प्लेट। ठीक है, फिलीपींस प्लेट, इंडियन प्लेट के बीच कैरोलिन प्लेट। ठीक, तो ये वाला हो गया। ठीक, फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट, नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। ठीक है, उसके बाद फिजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिजी कंट्री भी है यहाँ पे, वही फिजी। तो फिजी प्लेट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट यहाँ कहीं पे है फिजी प्लेट। ठीक है, तो ये थे हमारे माइनर एंड मेजर प्लेट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो, दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर अ ग्लोब थ्रू द हिस्ट्री। ये थ्रू आउट द हिस्ट्री मूव करते रहे हैं हमेशा। इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव बाय वेगनर। जैसे जो वेगनर ने क्या कहा था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहे हैं। मूव क्या कर रहा है, कॉन्टिनेंट्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मूव कर रहा है प्लेट, और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन्हीं प्लेट का हिस्सा है।
ठीक है। कॉन्टिनेंट्स की जो वैगनर ने बात की थी, कॉन्टिनेंट में सिर्फ कॉन्टिनेंट प्लेट ही आ गई, लेकिन एक्चुअली में अगर प्लेट देखा जाए तो क्या इसमें ओशियन का भी पोर्शन है और कॉन्टिनेंट का भी पोर्शन है, इसलिए कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहे थे, ये प्लेट मूव कर रही थी और इस प्लेट के साथ ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहे थे। मोर ओवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव इन अ जियोलॉजिकल पास्ट। ठीक है, सारी प्लेटें जो हैं वो पास्ट में मूव की हैं, ठीक है, पास्ट में भी मूव की हैं और करती आ रही हैं, ठीक है, फ्यूचर में भी मूव करती रहेंगी। वेगनर हैड थॉट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स टू हैव इनिशियली एग्जिस्टेड एज पर द कॉन्टिनेंट इन द फॉर्म ऑफ पेंजिया। However, later discovery revealed that continental mass resting on a plate have been wandering all through the geological period। ठीक है, वेगनर ने क्या कहा था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया। ठीक, देखो, वेगनर थॉट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट टू हैव इनिशियली, जो जितने भी कॉन्टिनेंट थे इनिशियली एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे पेंजिया, ऐसा वेगनर ने कहा था। हाउएवर लेटर डिस्कवरी, लेकिन बाद में जो डिस्कवरी हुई उसमें क्या पता चला कि कॉन्टिनेंटल जो मासेस है ना वो अपनी जगह पे रेस्ट में है। ठीक है, कॉन्टिनेंट मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो अपनी जगह पे रेस्ट में है। ठीक, हमेशा से रेस्ट में रहा कॉन्टिनेंट, मूव क्या कर रहा है, एंड पेंजिया वाज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मास दैट आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द अदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेट है ना इसका मूवमेंट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि जो कॉन्टिनेंट था पेंथालासा या पेंजिया, पेंजिया जो था वो मूव कर रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक, वैगनर ने क्या कहा कि शुरुआत में एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया बोला गया और वो पेंजिया सेपरेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, जो प्लेट थी ना जिसके ये कॉन्टिनेंट सारे हिस्से थे वो प्लेट सेपरेट हुई। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखना है। साइंटिस्ट यूजिंग पैलियोमैग्नेटिक डेटा हैव डिटरमाइंड द पोजीशन हेल्ड बाय अर्थ ऑन प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क इन डिफरेंट जियोलॉजिकल। ठीक है, जो पैलियोमैग्नेटिक इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके साइंटिस्ट लोग ने पता कर लिया है कि जो जियोलॉजिकल पास्ट टाइम में ना कौन सी प्लेट कहाँ पे थी। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया इज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक एनालाइज फ्रॉम नागपुर एरिया। ठीक है, जो नागपुर का एरिया है वहां से रॉक का एनालाइज करके पता चला कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था ना, उसकी पोजीशन क्या थी जियोलॉजिकल पास्ट में। देखो, अगर अब प्लेट बाउंड्री की बात करें, ठीक है, जैसे दो प्लेट होती है ना तो उनके बीच में एक बाउंड्री बनती है, तो बाउंड्री के भी अलग अलग टाइप है। पहला है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब देखो इसको भी एग्जाम्पल में, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये दो प्लेट हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये दोनों मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो ये जो फॉल्ट बनेगा ना, ये जो बाउंड्री इनके बीच रहेगी इसे ही बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, व्हेन अ न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखो नया क्रस्ट भी जनरेट हुआ क्योंकि यहाँ से लावा निकलेगा तो ये नया रॉक बनाएगा, तो नया क्रस्ट जनरेट होगा। ठीक है, द साइट वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइट। ये हो गया स्प्रेडिंग साइट। ठीक है, ये वाला पोर्शन स्प्रेडिंग साइट हो गया। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इन मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज हमने देखा ना, लंबा सा पूरा कितना 4-4 किलोमीटर तक। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, एट दिस द अमेरिकन प्लेट आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन। अब देखो यहाँ पे जो मिड अटलांटिक रीज है वहां पे क्या हो रहा है, अमेरिकन प्लेट सेपरेट हो रही है किससे, यूरोपियन प्लेट से एंड अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है, अब देखो जो दूसरी बाउंड्री की टाइप है वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये दो प्लेट है, ये मूव कर रही है एक दूसरे के डायरेक्शन में, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। ठीक, ठीक, अगर कन्वर्ज एक दूसरे के पास आ रही हैं तो उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। ठीक, इतना ध्यान रखना है। वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एंड वन प्लेट डिप अंडर द अनदर। अब देखो होगा क्या कि जब ऐसे मूव करेंगे ना, ऐसे जब मूव करेंगी एक दूसरे के आसपास तो होगा क्या कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट, मान लो कि ये प्लेट जो है वीकर, ठीक है, वीकर क्या, हल्की है। ठीक है, उतनी डेंस नहीं है। अब ये क्या करेगी, ये दूसरे प्लेट के नीचे मूव कर जाएगी। ये मतलब मान लो ज्यादा डेंस, ओशियानिक प्लेट ज्यादा जनरली कंसिडर किया जाता है कि ज्यादा डेंस होता है, तो ये इसके अंदर मूव कर जाएगी। अब ये यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बनेगा जब इसके अंदर जाएगी, तो यही होगा सबडक्शन जोन, यहीं पे बनते हैं ट्रेंचेस। ठीक, हमने ऊपर देखा भी था ट्रेंचेस वाला एग्जाम्पल, तो इतना ध्यान रखना।
अब देखो, देयर आर थ्री वेज इन विच कन्वर्जेंस, तीन तरीके से कन्वर्जेंस हो सकता है। ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हो सकता है, ठीक। ओशियानिक प्लेट, ठीक, ओशियानिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में, ओशियानिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में, पहला। दूसरा है कि कन्वर्जेंस जो हो ओशियानिक प्लेट्स के बीच में ही हो, दो ओशियानिक प्लेट्स हैं वही आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक। एक तीसरा केस है कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब देखो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, अब देखो ये तो हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात की, कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात की, ठीक है। अब एक तीसरी बाउंड्री भी बनती है जिसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, देखो हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री देख ली एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री देख ली। अब तीसरी टाइप की, तीन टाइप की बाउंड्री का हमने जिक्र किया ना कि तीन टाइप की बाउंड्री होती है, वो होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब देखो ये तो एक दूसरे के पास आ रहे थे जब, ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे थे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे बना कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब ऐसे दो प्लेट आपस में दूर दूर जा रहे थे तो यहाँ बना डाइवर्जेंट बाउंड्री। लेकिन मान लो कि ये जो प्लेट है ना, ये एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, तब कौन सी बाउंड्री बनेगी? तो जब ये बाउंड्री, तब जब ये यहाँ पर ये बाउंड्री बनेगी जब एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे होंगे दो प्लेट। जैसे ये देखो, एक उस साइड में एक इस साइड में, मतलब एक नॉर्थ साइड में एक साउथ साइड में मूव कर रहा है, यहाँ पे फॉल्ट बनेगा, जो यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट होगी उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये तीन टाइप की बाउंड्री थी जिन्हें हम देख चुके हैं, ठीक है। वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉट, अब यहाँ पे क्या होगा कि ना ही कुछ लावा वावा निकलेगा, तो ना ही क्रस्ट बनेगा, ठीक है, और ना ही कुछ किसी से टकरा रहा है तो कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, ठीक है। ना क्रस्ट बनेगा ना क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा। प्लेट क्या होगा, जनरली हॉरिजेंटली एक दूसरे को पास कर जाएंगे। ट्रांसफॉर्म फाल्ट आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियानिक, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फाल्ट जनरली क्या होता है, प्लेन्स ऑफ सेपरेशन होता है, ठीक, और मिड ओशियानिक के परपेंडिकुलर होता है। एज द इरप्शन डू नॉट टेक ऑल along as the eruption do not take all along the entire crust at the same time. There are differential movement of a portion of plate away from axis of the earth. Also, the rotation of the earth had effect on the separate block of the plate. ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है बस उतना इनफ है, ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है, कि किस गति से जो प्लेट है वो मूव कर रही है, ठीक है। The strip of normal and reverse magnetic field that parallel the mid-oceanic ridge help scientists determine the rate of plate movement, ठीक है। ये था हमारा मिड ओशियानिक रीज, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे हमें सेम एज की मैग्नेटिक फील्ड मिली है, ये भी इसके एज की है, ये इसके एज की है, ठीक है। तो स्ट्रिप, अब देखो ये पैरेलल है ना मिड ओशियानिक रीज की जो मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक नॉर्मल है एक रिवर्स है, एक नॉर्मल है एक रिवर्स है, ऐसे करके, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशियानिक रीज हेल्प साइंटिस्ट, इसी से साइंटिस्ट पता करते हैं कि जो ये प्लेट का मूवमेंट है जो ये मूव कर रहा है किस गति से मूव कर रहा है, ठीक है, कितने किलोमीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, कितने मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, एक्चुअली में किस गति से मूव कर रहा है, तो केवल 2.5 सेंटीमीटर हर साल मूव कर रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड एंड साउथ पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिले हैज द फास्टर रेट, ठीक है। देखो किस प्लेट की सबसे फास्टर मूवमेंट है, कौन सी प्लेट सबसे ज्यादा तेज गति से मूव कर रही है, तो ईस्ट पैसिफिक, ठीक, ईस्ट पैसिफिक राइज नियर आइलैंड, साउथ पैसिफिक 3400 किलोमीटर वेस्ट चिले, ये जो प्लेट है ना, दो प्लेट का जिक्र है, ये बहुत तेज गति से मूव कर रही है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट के पीछे फोर्स क्या है, हमने बात की थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की, ठीक है। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट की बात करें तो एट द टाइम द वेगनर प्रपोज दिस हिज
his theory of continental drift, most scientists believe that the earth was solid. जब वेगनर ने प्रपोज किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो जो साइंटिस्ट थे उनको लगता था कि अर्थ जो है वो सॉलिड है, मतलब नीचे उसके लिक्विड लिक्विड कुछ नहीं है, पूरा अर्थ का अर्थ जो एक सॉलिड गोला है, ठीक, मोशनलेस बॉडी है, मूव नहीं कर रही है, मतलब अंदर जो है कुछ उसके मूव वूव नहीं कर रहा है, ठीक है, एक सॉलिड पोर्शन है, उसके अंदर बाहर कुछ मूव वूव नहीं कर रहा है। लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब डिस्कवर हुआ ना, तो कहीं ना कहीं इसने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी एक बेस दिया। इससे ये पता चला कि चाहे वो अर्थ का सरफेस हो या अर्थ का इंटीरियर हो, वो स्टेटिक या मोशनलेस नहीं है, वो डायनामिक है, मूव कर रहे हैं, चाहे अर्थ का सरफेस हो मतलब क्रस्ट हो या फिर अंदर उसके मैग्मा लावा हो, मूव कर रहा है। द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड, ठीक है, आप सभी ये मानते हैं कि हाँ भाई प्लेट मूव कर रहा है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। द मोबाइल रूफ बीनीथ द रिजिड प्लेट इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक, जो हमने बात की थी ना कि जो रिजिड प्लेट है ना, उसके नीचे लावा का मूवमेंट हो रहा है, तो सर्कुलर मैनर में मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये है प्लेट, इसके नीचे जो मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक, तभी तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये जा रहा है इधर उधर। ब्रीथ इज मूविंग सर्कुलर मैनर, द हीटेड मटेरियल राइज टू द सरफेस, और यहाँ से ऐसे फिर जब भी मटेरियल मूव करता है तो सरफेस से कुछ मटेरियल रिलीज होते हैं यहाँ पे फॉल्ट के थ्रू, ठीक है, अब ये तो इधर चला जाएगा प्लेट टूट के, ये तो इधर, ये फॉल्ट क्रिएट होगा, यहीं पे मटेरियल मूव करेंगे, ठीक है, जो बेसिकली लावा मैग्मा हुआ, ठीक। अब देखिए द हीटेड मटेरियल राइज टू द सरफेस, अब ये मटेरियल सरफेस पे आएंगे, स्प्रेड होंगे सरफेस पे, ठंडे होंगे, और ये डीपर डेप्थ में फिर से सिंक हो जाएंगे, ठीक है। हमने देखा था सी फ्लोर से मटेरियल को ढकेल के रहता है, नया जो लावा है आता है वो पुराने वाले को रिप्लेस करता रहता है, ठीक। तो ये कूल होंगे, रॉक बनेंगे, और ये रॉक बाद में ट्रेंचेस के अंदर सिंक कर जाएंगे, हमने ऊपर ट्रेंचेस देखे थे। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट इज साइंटिस्ट कॉल कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है, तो यही कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी। हीट विद इन द अर्थ कम फ्रॉम टू में, अब देखो अर्थ के अंदर जो हीट है जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया गया, जिस वजह से कन्वेक्शन होता है, उसके पीछे दो सोर्स दिया गया है हीट का। पहला है रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, कुछ अर्थ के अंदर ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं जो डिके होते हैं जिससे हीट जनरेट होती है, ठीक है, और दूसरा है रेजिडुअल हीट, ठीक। आर्थर होम फर्स्ट कंसीडर दिस आइडिया इन 1930, आर्थर होम्स ने हमने पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दी थी 1930 में, उन्होंने इस आइडिया को कंसीडर किया था, विच लेटर इन्फ्लुएंस हैरी हेस, इसी के बेस पे हैरी हेस ने लेटर ऑन इंस्पायर होकर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टेंड मेटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्रोसेस, ठीक है, वही जो मेंटल के अंदर जो रिजिड, जो मेंटल के अंदर हॉट मैग्मा है ना, लावा है, उसके मूवमेंट की वजह से ये प्लेट मूव करती है, ठीक है, यही ड्राइविंग फोर्स है इन प्लेट के मूवमेंट का, ठीक, तो हम इसको समझ गए। अब बात करते हैं इंडियन प्लेट की मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब कैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे इंडियन प्लेट मूव हुई। इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, जो इंडियन प्लेट है ना उसको सिर्फ इंडिया का पोर्शन नहीं है सिर्फ, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का भी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का भी पोर्शन आता है, ठीक है, मतलब इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स प्लस इंडियन प्लेट्स, इंडिया की जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पोर्शन मिलाया हुआ है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन, यही बनाता है इंडियन प्लेट, ठीक। अब देखिए द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म द नॉर्थन प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये सबडक्शन होता है ना, जैसे देखिए ये मूव किया, यहाँ पे ऐसे हिमालय फॉर्मेशन हुआ, ये कहीं ना कहीं ऐसे अंदर चला गया, किसके, यूरेशियन प्लेट के नीचे दब गया, ठीक, तो यहाँ पे हिमालय बना। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म द नर्दर्न प्लेट बाउंड्री, यही नर्दर्न प्लेट बाउंड्री है जहाँ पे सबडक्ट हो रहा है, देखो नर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ठीक है, कन्वर्जेंस हो रहा है ना, उधर से यूरेशियन प्लेट आ रहा है, इधर से इंडियन प्लेट जा रहा है, फिर इंडियन प्लेट अंदर चला जा रहा है, जो यूरेशियन प्लेट है इसके अंदर, तो यहीं पे हिमालय का फॉर्मेशन होता है।
इन द ईस्ट इट एग्जिस्ट थ्रू रेकिनियोमा माउंटेन। अब देखो ईस्ट में भी तो होगा, ऐसे हम जब देखते हैं तो ईस्ट में भी है, तो ऐसे इंडियन माउंटेन है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो बाउंड्री है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये है राकिनयोमा माउंटेन, यहाँ पे बनता है। नॉर्थ में हिमालय बनता है, ईस्ट में राकिनयोमा माउंटेन बनता है म्यांमार में, ठीक है। साथ साथ जावा ट्रेंच भी बनता है इधर नीचे आने पे। द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइट lying to the east of Australia in the form of oceanic ridge in South West Pacific. द वेस्टर्न मार्जिन फॉलो किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन जो है किरथार माउंटेन पाकिस्तान है। ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है, तो ईस्टर्न मार्जिन की बात करें, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न मार्जिन है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, ओशियानिक रिज का पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पेसिफिक ओशियन का, ठीक। ये है जो ईस्टर्न बाउंड्री है किसका, इंडियन प्लेट का, ठीक। तो एक बार फिर से देखते हैं, नर्दर्न प्लेट बाउंड्री हिमालय, ईस्टर्न प्लेट बाउंड्री, ठीक है, तो ईस्ट में, ठीक है। ये नर्दर्न का ही अगर ईस्ट में अगर देखें ना, तो हिमालय ही है पूरा ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक। रयाकिनगुमा जो है माउंटेन है, ये भी कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बनाता है इंडियन प्लेट का। उसके बाद ईस्टर्न मार्जिन की बात करें, प्लेट मार्जिन की अगर बात करें, तो ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, किसका पार्ट है, ओशियानिक रिज, साउथ वेस्टर्न पेसिफिक ओशियन के ओशियानिक रिज का पार्ट है, ठीक। उसके बाद वेस्टर्न मार्जिन की बात करें, किरथार माउंटेन पाकिस्तान का। It further extends along the Makarana coast and joins the spreading side from the Red Sea Rift southeastward along the Chagos archipelago, ठीक है। तो कहीं ना कहीं छेगोस आर्किपेलागो ये सब मकराना कोस्ट, ठीक है, और ये किरथार माउंटेन, ये सारी जो है ये इंडियन प्लेट की मार्जिन बनाती है, ठीक है, छेगोस आर्किपेलागो पर। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट इज आल्सो मार्क्ड बाई ओशियानिक, ठीक है। जो इंडियन प्लेट है ना, जैसे इंडियन प्लेट मूव हुई तो नीचे तो कौन थी, अंटार्कटिक प्लेट थी। तो जब इंडियन प्लेट मूव हुई अपोजिट उधर उस डायरेक्शन में, अंटार्कटिक प्लेट अपने साउथ में मूव की या तो उसी जगह पर रह गई, तो वहां पे फॉल्ट क्रिएट हुआ, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनी, ठीक है, रनिंग रफली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन एंड मर्जिंग इनटू द स्प्रेडिंग साइड अ लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। इंडिया was a large island situated off the Australian coast in the vast ocean. The Tethys Sea separated it from the Asian continent till about 225 million ago. India is supposed to have started her northward journey about देखो 200 मिलियन ईयर्स ago इंडिया ने अपनी जो मूवमेंट है ना उसको स्टार्ट करी थी नॉर्थ साइड में, तब जब पेंजिया ब्रोक हुआ था, 200 मिलियन ईयर ago ही पेंजिया ब्रोक हुआ था ना, तो उसी टाइम से इंडियन प्लेट जो थी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। इंडिया कोलाइड विथ एशिया, एशिया के साथ इंडिया कब कोलाइड हुआ, 40 से 50 मिलियन ईयर्स ago, ठीक है। उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय कितने साल पुराने हैं, ठीक। हिमालय मुश्किल से इसी वजह से तो 70 मिलियन ईयर से वो ओल्ड ही माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कोलाइड कब हुआ, 40 to 50 मिलियन ईयर से, ठीक। तो रेपिड अपलिफ्ट हुआ, हिमालय बना। द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर्स टिल द प्रेजेंट आर शोन इन द फिगर, ठीक है। 71 मिलियन, देखो ये है फिगर कि पहले ऐसे मूव हुआ, 55 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा मूव हुआ, 38 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन ईयर्स अगो, ये जाके जो अभी करंट का जो पोजीशन है, ठीक, 10 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास करंट का पोजीशन जो है वो इंडिया का हुआ। इट आल्सो शोन दैट द पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये है यूरेशियन प्लेट। अब देखो हुआ क्या, about 140 million years before the present, the subcontinent was located south of 50 degrees, south as 50 degrees south, ठीक है। 140 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट 50 डिग्री साउथ पे लोकेटेड था, ठीक है। द टू मेजर
प्लेट वर सेपरेटेड बाय टेथिस। इन दोनों के बीच में जो यूरेशियन प्लेट था, इंडियन प्लेट के बीच में जो 140 मिलियन ईयर्स अगो टेथिस होता था, ठीक। एंड तिब्बतन ब्लॉक वाज फ्लोडेड टू द एशियाटिक लैंड मास। जो एशियन, जो ऊपर ये यूरेशियन प्लेट है ना, वहाँ तिब्बतन प्लेटू भी जो सबसे साउथ में था उसके तिब्बतन प्लेटू था, ठीक है। टेथिस एंड तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंड मास, ठीक। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड द एशियाटिक प्लेट, देखो अब इंडियन प्लेट एशियाटिक प्लेट के साइड में मूव हुआ। ए मेजर मूवमेंट दैट occurred was the outpouring of lava and formation of Deccan Traps। अब जब ये मूव किया ना, तो एक मेजर इवेंट हुआ, ठीक, कि लावा जो है इंडिया का, जो अभी दक्कन वाला पोर्शन है ब्लैक सॉइल के लिए रिच है, ठीक, तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, ठीक। तो यहाँ पे लावा, ठीक, लावा कहीं ना कहीं इमर्ज हुआ, कहाँ से? जो डेक्कन वाला पोर्शन है इंडिया का, वहां से। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? डेक्कन ट्रेप का फॉर्मेशन हुआ। दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो। ये लावा जो है वो इमर्ज हुआ था डेक्कन प्लेट में, ठीक है, एगो, एंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नोट दैट द सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोज टू इक्वेटर। अभी देखें ना, तो अभी भी हमारा कॉन्टिनेंट इक्वेटर के पास ही तो है, नॉर्थ में थोड़ा सा इक्वेटर पर जाता है ना, हमारे सदर्न पार्ट से हमारे जाता है, ठीक। मतलब हमारे कॉन्टिनेंट से कंट्रीज होके नहीं जाता, बट जस्ट साउथ में थोड़ा, ठीक। दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ago. Note that subcontinent was close to the equator from 40 million years ago, and thereafter the event of formation of Himalaya took place। 40 मिलियन years ago ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है। हाँ, अब देखो हमने ऊपर देखा था कि 40-50 मिलियन years ago जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो जब टकराएगी तभी तो हिमालय का फॉर्मेशन होगा। तो 40 मिलियन years ago ही पहले ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि अभी भी ये जो प्रोसेस है, हिमालय ऊपर उठते ही जा रहा है, ठीक है। और सही भी है, हिमालय की हाइट डे बाई डे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, ठीक। तो ये था हमारा ये चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर हो गए, और उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल वेब थ्योरी हमने पढ़ी, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स की। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ी हैरी हेस की 1961 में। उसके बाद हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी। किसकी थी ये प्लेट टेक्टोनिक? पार्कर थे, मॉर्गन थे, पार्कर, मॉर्गन, एंड द लास्ट वन इज पार्कर थे, मॉर्गन थे, एंड एक और थे, ठीक है, पार्कर, मॉर्गन, मॉर्गन एंड मैकेंजी। 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, ठीक है। हमने देख लिया। उसके बाद हमने मेजर प्लेट देखी, कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन, ये भी अच्छे से देख लिया। माइनर प्लेट की भी लोकेशन देखी, ठीक। फिर तीन टाइप की बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये भी देख ली, ठीक है। बस आप ऐसे देखिए ना, हेडिंग आपको याद आनी चाहिए कि हाँ इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था, कैसे हुआ, बस ये इनफ है, ठीक है। उसके बाद रेट्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट देखी, किस गति से प्लेट मूव कर रही है, तो हमने पाया कि 15 सेंटीमीटर हर साल मूव कर रही हैं, जो सबसे फास्टर मूविंग प्लेट है। जैसे ईस्ट पैसिफिक राइस जो ईस्टर्न आइलैंड के पास है वो प्लेट, एंड साउथ पैसिफिक जो कि 3400 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ चिले में, उनकी रेट सबसे फास्टर है 15 सेंटीमीटर पर ईयर। अदरवाइज स्लोएस्ट रेट जो है, ठीक है, आर्कटिक रिज जो है, हमने देखा था अटलांटिक, मिड अटलांटिक रिज, आर्कटिक रिज जो है, सॉरी आर्कटिक रिज जो है, उसका सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट था 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। फास्टर किसका था? साउथ ऑफ जो ईस्ट पैसिफिक राइज नियर एस्टर आइलैंड हमने पढ़ा था, उसकी फास्टर सबसे मूवमेंट थी, कहाँ पे था ये? तो ये 34 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिले में था, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे स्लो मूवमेंट किसकी थी? सबसे स्लो मूवमेंट थी वो आर्कटिक रिज वाली प्लेट की थी, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। सबसे फास्टर किसकी थी? तो सबसे फास्टर थी ईस्ट पैसिफिक राइज, जो कि ईस्टर आइलैंड के पास है, ठीक है। और ईस्टर आइलैंड ये कहाँ पे? जो साउथ पैसिफिक है,
ठीक, उसमें है 3400 किलोमीटर चिले से वेस्ट में है। तो ये था हमारा ईस्ट पैसिफिक राइस वाली प्लेट। ओके, अब फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट हमने ये भी पढ़ा कि भाई कन्वेक्शन होता है अर्थ के इंटीरियर में, इसी वजह से प्लेट मूव करती है। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट पढ़ा कि भाई 200 मिलियन ईयर्स को जो हमारा इंडियन प्लेट था, उस मूवमेंट उसका शुरू हुआ किससे, पेंजिया से अलग हुआ। ठीक है, नॉर्थवर्ड नॉर्थवर्ड मूव किया 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया। उसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तब से हिमालय की हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमने ये भी देखी कि इंडियन प्लेट जो थी उसके अंदर कौन कौन सी कॉन्टिनेंट आते हैं। तो इंडिया वाला अपना जो पेनिनसुलर इंडिया है वो हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये प्लेटें दोनों मिलके इंडियन प्लेट बनाती हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया। फिर इसकी बाउंड्री देखी तो नदर्न साइड में हिमालय हो गया था। ठीक, वेस्टर्न साइड में मरकाना। ठीक है, उसके बाद इधर आर छेगोस आर्किपिलागो पिलागो तक ये था। ठीक है, ईस्टर्न साइड में हमने देखा था कि अराकनियोमा, ठीक है, म्यांमार का जो माउंटेन था वो था ईस्ट में। ठीक, सबसे ईस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया के इधर ईस्टर्न पोर्शन में पैसिफिक ओशियन में सबसे ईस्ट वाला हिस्सा था। ठीक, तो ये हमने देखा। हमने फिर हिमालय का पोजीशन देखा कैसे कैसे आया। ठीक, उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारा डेक्कन ट्रैप बना वो कैसे बना। क्या हुआ था, लावा आउटपोर हो गया था सरफेस से, अर्थ के जो इंडियन प्लेट है उसके सरफेस से, और इससे डेक्कन ट्रैप बना था। ठीक, तो इतनी चीज़ें याद रखने वाली थी। सो ओके, थैंक यू, इस वीडियो में इतना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म देखेंगे। कि जो अब तो हमने देखा कि हाँ इंडोजेनिक फोर्सेस सारी देख ली कि हाँ अर्थ के इंटीरियर में क्या प्रोसेस चल रहा है। अब इसी अर्थ के इंटीरियर के प्रोसेस के थ्रू जो एक्सटर्नल फीचर है ना वो अपीयर होते हैं, जो लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म्स कहीं ना कहीं अर्थ के जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं उन्हीं का रिजल्ट है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लैंड फॉर्म देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में थैंक यू, इतना ही।